वेलकम टू योर ओन चैनल अरोड टू हिस्ट्री। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार फिर से मुखातिब हूँ आपसे एक वीडियो को लेकर। और आज का जो विषय है, टॉपिक है, वह है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जैसा माना जाता है कि इट वाज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया which introduced a completely centralized pattern of administration. And also, there was a large number of bureaucracy to assist the king. Kautilya said that Raj Shasan surpasses everything, but he was some sort of कंट्रोल्ड बाय धर्म। अर्थात कौटिल्य का मानना है कि राज शासन सर्वोपरि है, राजा सर्वोपरि है, हालांकि धर्म के द्वारा उस पर कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं। केंद्रीकृत शासन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मौर्य साम्राज्य हमको प्राचीन भारत के इतिहास में देखने को मिलता है। राजा सर्वे सर्वा था, चीफ कमांडर, लास्ट कोर्ट ऑफ अपील, लॉ मेकर, सब कुछ राजा होता था। और उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता था उसमें 17 से लेकर 23 मेंबर होते थे। इसके बाद एक इनर काउंसिल की भी चर्चा है जिसमें 3 से लेकर 5 तक मिनिस्टर्स होते थे, जिनको सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट दिया जाता था। अगर हम आज के एडमिनिस्ट्रेशन से तुलना करें तो जिस तरह से आज कैबिनेट होती है उसी तरह से इनर काउंसिल था मौर्य पीरियड में, और आज जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसी तरह का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस समय भी देखने को मिलता है। पहली बार एक नए कैडर के बारे में हम सुनते हैं जिसको तीर्थाज कहा गया। तीर्थाज की संख्या 18 थी। और एक दूसरा कैडर भी सुनने को मिलता है, अध्यक्ष। ये नए नए ऑफिशियल्स के कैडर हमको सुनने को मिलते हैं मौर्यन पीरियड। अध्यक्षों की संख्या 27 होती थी। और यह भी देखा गया कि अध्यक्ष जो भी थे वो खास करके जो फिनेंशियल मामले थे, फिनेंशियल विभाग थे, डिपार्टमेंट थे, उनसे जुड़े हुए थे। संभवतः एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी थी, इसलिए फिनांस की, इकोनॉमी की ज़्यादा जरूरत थी। और इसलिए इतने सारे अध्यक्ष बनाए गए ताकि मोर एंड मोर फिनेंशियल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया जा सके। यह भी देखा गया कि कैश सैलरी दी जाती थी ऑफिशियल्स को। जो सबसे हाईएस्ट सैलरी थी वो 48,000 पना, और जो लोएस्ट थी वो 60 पना। हालांकि वृत्ति वर्ग को 10 पन भी मिलते थे। तो अगर रेशियो देखें तो 1:48 का आता है। तो इस प्रकार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज ढंग से चलाई जा रही थी। अब इतने बड़े सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए यह आवश्यक था कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाए। रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो तरीका है, रेवेन्यू कलेक्ट करने के जो रिसोर्सेस हैं, उनको भी अच्छे से एस्टैब्लिश किया जाए। तो हम रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी मौर्य पीरियड में देखते हैं कि राज का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पदाधिकारी था जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ था। उसका काम था लैंड असेसमेंट करना। और राजिका के बाद या उसको सहायता करने के लिए बहुत सारे असिस्टेंट थे, जैसे गोपा, स्थानीय प्रदेशिका। समाहर्ता बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफिसर था जो रेवेन्यू असेसमेंट करता था जनपद में। और रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम सन्निधाता करता था। एक काष्ठगाराध्यक्ष भी था। काष्ठगाराध्यक्ष के उल्लेख से ये पता चलता है कि अनाजों को जमा करने का भी कंसेप्ट था, जमा करके रखने का, ताकि जब नेचुरल क्लाइमेटीज हो तो उसमें उसका उपयोग किया जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में बहुत फेमाइन पड़ा था, शायद इसको देखते हुए
इस तरह का कंसेप्ट लाया गया होगा। कर, भाग, बलि, हिरण्य, कई प्रकार के कर मौर्य पीरियड में लिए जाते थे। इनके अलावा, ये तो नॉर्मल कर था, इनके अलावा एक सेना भक्त कर भी लिया जाता था फॉर द अपकिपमेंट ऑफ आर्मी। आर्मी के डेवलपमेंट के लिए सेना भक्त कर लिया जाता था। चाणक्य यह भी कहता है कि अगर आवश्यक हो तो राजा इमरजेंसी टैक्स भी ले सकता है और वो उपज का चौथा हिस्सा होगा, लेकिन वो पूरे अपने शासन काल में एक ही बार इमरजेंसी टैक्स ले सकता है। इसके साथ ही इरिगेशनल सेस की भी चर्चा मिलती है, जो 1/6 से लेकर 1/12 ऑफ प्रोड्यूस होता था। तो इस प्रकार रेवेन्यू सिस्टम को या इकोनॉमी को मजबूत किया गया ताकि जो इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी थी, उस ब्यूरोक्रेसी को फीड किया जा सके, उसको अच्छे से चलाया जा सके। अब अगर हम जुडिशियरी की बात करें तो जुडिशियरी के बारे में हम देखते हैं कि सेंटर से लेके लोअर लेवल तक जुडिशियरी का इंतजाम था। कोर्ट थे, दो बड़े महत्वपूर्ण कोर्ट थे, कंटक शोधक और धर्मस्थी। कंटक शोधक जो है वो बेसिकली क्रिमिनल मामले को देखता था और ये धर्मशास्त्र के अनुसार और राजा के जो ऑर्डर्स होते थे, राजा जो कानून बनाता था, उसके हिसाब से इसमें फैसला किया जाता था। इसका जो प्रधान होता था वो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता था वो सारे इसको देखते थे। कंटक शोधक जो है उसमें फैमिली से रिलेटेड मामले, प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले देखे जाते थे और इसको देखने का काम दांडिक का था। जो दूसरा न्यायालय है धर्मस्थ न्यायालय, बेसिकली वो सिविल मामले को देखता था और इसमें धर्मशास्त्र के अनुसार फैसले किए जाते थे और इसका जो हेड होता था उसको धर्मस्थी कहते हैं। तो इस प्रकार एक ऑर्गेनाइज्ड जुडिशियरी सिस्टम को मौर्य पीरियड में डेवलप किया गया। अब अगर हम आर्मी की बात करें तो जो नॉर्मल 4 विंग होते थे पहले से थे वो तो कंटिन्यू हो रहे थे। 2 नए विंग को जोड़ा गया मौर्य पीरियड में, एक नेवी और एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई विंग थी जिसका काम था सेना के जरूरतों को पूरा करना। और ये जितने 6 विंग थे ऑल वर हेडेड बाय महामात्रा कैटेगरी। महामात्रा जो थे वो इसको हेड करते थे। ग्रीक सोर्सेस के अनुसार अगर हम कहें तो 6 लाख सेना थी मौर्य पीरियड में, लेकिन और बहुत सारे इतिहासकार इससे सहमत नहीं है, लेकिन नॉर्मली सब मानते हैं कि 4 लाख सेना मौर्य पीरियड में थी। अगर हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो भी बड़ा ऑर्गेनाइज ढंग से डेवलप किया गया था मौर्यन पीरियड में। चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में 3 प्रोविंस हुआ करते थे। नॉर्दर्न जो पार्ट था उसकी राजधानी तक्षशिला थी, वेस्टर्न पार्ट की राजधानी उज्जैनी थी और जो सेंट्रल पार्ट है उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। बिंदुसार के पीरियड में सदर्न पार्ट को जोड़ा गया, उसकी राजधानी सुवर्णगिरी बनी। और अशोका के पीरियड में 5 प्रोविंस हो गए, एक जो कलिंग को जीता गया तो उसकी राजधानी जो है वो तोशली बनी। अब देखा यह गया कि 2 तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखने को मिलते हैं। एक तो जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो तो है ही, कुछ जगहों पे कुछ ऑटोनॉमी थी, जैसे कि ट्राइबल एरिया वगैरह है, वहाँ कुछ ऑटोनॉमी भी देखने को मिला, जो सम्राट के द्वारा उनको कुछ ऑटोनॉमी पोजीशन दिया गया था। प्रोविंस का जो हेड होता था वो गवर्नर होता था। नॉर्मली जो प्रिंस होते थे उन्हीं को हेड बनाया जाता था और प्रोविंस में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे। लेकिन एक जो देखने वाली बात है कि जो प्रोविंस का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सम्राट के प्रति रिस्पॉन्सिबल था, गवर्नर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं था। तो एक तरह से चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हमको देखने को मिलता है मौर्यन पीरियड में कि जो सम्राट है वो प्रोविंस को भी चेक कर रहा है, वहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चेक कर रहा है। गवर्नर जो है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मौर्य पीरियड में डेवलप हुआ। अगर हम थोड़ा और नीचे के स्तर पर आए तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी जनपद, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट ऑफिशियल्स। वो भी स्टेट ऑफिशियल्स होता था। समाहर्ता उसका मेन स्टेट ऑफिशियल था और ये बात सब सपोर्टेड एंड असिस्टेड बाय गोपा, स्थानिक, प्रादेशिका। राजुका जो है वो पहले तो रेवेन्यू ऑफिसर था,
लेकिन अशोका के पीरियड में आकर वो जुडिशरी से भी जुड़ गया। तो जनपद में इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होती है। सबसे लोएस्ट यूनिट थी वो थी विलेज, गांव, जिसका एडमिनिस्ट्रेटर होता था ग्रामीण, असिस्टेड बाय गोपा एंड स्थानिक। मौर्य पीरियड में एक नई बात देखने को मिली कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप किया गया। ये पहली बार एंशिएंट इंडिया के इतिहास में देखा गया। दो तरह के अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है। कौटिल्य कहता है कि जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर था वो नागरक था, असिस्टेड बाय गोपा एंड स्थानिक। मतलब कि ये जो रूरल एरिया में है या गांव में जो है उसी का एक रूप है, कोई नया इनोवेशन नहीं है। लेकिन मेगास्थनीज कहता है कि कमिटी के द्वारा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाता था। 6 कमेटियां होती थी, हर कमेटी में 5-5 सदस्य होते थे और वही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देखते थे, जैसे कि फॉरेनर कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, जीवन मृत्यु का रिकॉर्ड रखना, ये बहुत सारे जो काम थे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में उनको देखने का काम ये कमेटियां करती थी। तो मोर और लेस इसी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हम चंद्रगुप्त मौर्य से के पीरियड में, बिंदुसार के पीरियड में देखते हैं। अशोका के पीरियड में भी बेसिक यही था, लेकिन अशोका कुछ चेंजेस लाता है अपने पीरियड में। वो चेंजेस क्या थे? अशोका पहली बार पैटर्नल मोनार्की का कंसेप्ट डेवलप करता है। पैटर्नल मोनार्की मतलब कि जो भी जनता है वो उसको अपने संतान की तरह बतलाता है और जिस तरह से पिता का धर्म होता है अपने संतान के सुख सुविधा का ध्यान रखना, उस तरह से रखने की बात करता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो पैटर्नल मोनार्की जो है वो एक तरह से ज़्यादा कंट्रोल करने का भी तरीका है। हम अपने बच्चों पर ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं, दूसरे के बच्चों पर हम नहीं रखते। तो जनता पर यह ज़्यादा कंट्रोल करने का एक तरीका भी नजर आता है। अशोका अपने शासनकाल के 29वें साल में राजका को जुडिशियरी पावर डेलीगेट करता है और राजका जो है वो जनपद में प्रदेशिका को डिस्प्लेस कर देता है। इसके अलावा यह भी देखा गया कि कुछ नए नए ऑफिशियल्स को नियुक्त करता है, जैसे अंतपाल की जगह अंत महामात्रा को नियुक्त करता है। अब इसमें एक अंतर है, दोनों सिनोनिमस नहीं है। अंतपाल का मुख्य काम था बॉर्डर की सुरक्षा करना, लेकिन अंत महामात्रा जो है, पहला तो ये महामात्रा कैडर का है, दूसरा इसका काम था वेलफेयर को भी देखना और धम्मा का भी प्रचार करना बॉर्डर की सिक्योरिटी के अलावा। इसके अलावा हम देखते हैं जो स्त्री अध्यक्ष महामात्रा है, जिसका काम था महिलाओं का डेथ एंड बर्थ का रजिस्टर मेंटेन करना, उसकी जगह इतिझक महामात्रा ये अपॉइंट करता है। यह भी महामात्रा कैडर में है और इनका काम जो था वो महिलाओं के वेलफेयर को देखना भी था। जो पहले रिकॉर्ड रखने का काम है वो तो था ही, इसके साथ साथ महिलाओं के वेलफेयर को देखना भी इस पदाधिकारी का काम था। एक चीज और देखने को मिली कि जो लोग जिनको डेथ सेंटेंस मिला था उनको 3 days रिस्पाइट दिया गया, मतलब 3 दिन की छुट्टी जिसको कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जिस दिन उनको फांसी पड़ने वाली है 3 दिन के लिए वो मुलतवी हो जाती थी। तो ये एक नई बात लेकर अशोक आता है। एक और नया पदाधिकारी लाता है नागरक की जगह, नगर व्यवहारिक महामात्र। ये नागरक से सुपीरियर था। नगर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो इसका काम था ही, साथ ही धम्मा को प्रोपेगेट करना, वेलफेयर के काम देखना भी इसका काम था। तो इस प्रकार अशोक कुछ नए नए चीज़ों को लेकर आता है। फॉरेन पॉलिसी जो उसकी थी टिल द कलिंगा वार वैसे ही थी जैसे कि मौर्यन की थी, लेकिन कलिंगा वार के बाद उसकी फॉरेन पॉलिसी भी बदल जाती है। अब भेरी घोष की जगह धम्म घोष के नियम को माना जाता है। तो हम फॉरेन पॉलिसी में भी बदलाव देखते हैं और विभिन्न जगहों पे वो धम्म मिशन भेजता है ताकि एक धम्म का प्रचार हो सके। तो ये बदलाव हम फॉरेन पॉलिसी के क्षेत्र में भी देखते हैं। अगर ओवरऑल हम देखें तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, चाहे वो अशोका का पीरियड हो या पहले हो, कंप्लीटली सेंट्रलाइज थी। देयर वाज नो रूल ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन। तो सेंट्रलाइज रूल थी और सेंटर से लेके जनपद तक
पूरा ही कंट्रोल था राजा का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर। इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी ना उससे पहले देखी गई ना उसके बाद में। इवन गुप्ता पीरियड में हम आते हैं तो देखते हैं कि एक ही पद पर एक ही व्यक्ति कई पद पर रहते हैं। तो एक लंबी चौड़ी ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत इस समय होती है। और अगर हम आज के एडमिनिस्ट्रेशन से तुलना करें तो आज भी हम देखते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक उसी तरह से उस समय राजा था। जिस तरह से कैबिनेट होता है उस तरह से इनर काउंसिल थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। जैसे अभी सेक्रेटरी रैंक के लोग होते हैं वैसे ही हम देखते हैं कि अध्यक्षा उस समय भी होते थे, तीर्था होते थे। जिस तरह से स्टेट में भी गवर्नर होते हैं वहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। मौर्य पीरियड में भी हम वो देखते हैं। तो एक आज के एडमिनिस्ट्रेशन से उस समय का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें एक समानता हमको देखने को मिलता है। जो सेंट्रलाइज नेचर है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको देखते हुए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोई वेलफेयर स्टेट था। और ऐसे भी वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट जो है मॉडर्न कंसेप्ट है, प्राचीन काल में उसको सोचने की बात नहीं की जानी चाहिए। वो एक एक्सप्लॉयटेटिव स्टेट ही था। वेलफेयर नाम का कोई चीज उस समय नजर नहीं आता। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो आप खुद तो देखेंगे, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ न्यू वीडियो।